So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next very important question of our important chapter that is motion in one dimension. ठीक है, 5 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाए थे. ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें क्या बोल दे रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई आज वाले. इसमें एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको बोल दे रहा है एक पार्टिकल है जिसका रेडियस 21/22 मीटर है. ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कल में. ठीक है, जिसका रेडियस दिया गया है और उसका स्पीड भी दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है भाई, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड. आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है इस पार्टिकल का 2 सेकेंड में कितना आएगा. तो बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो वैल्यू आपको दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसके सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए. ठीक है, तो मैं इसका जो रिलेशन है मतलब फॉर्मूला जो है वो लिख दे रहा हूँ. ठीक है भाई, वी एवरेज का यही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. देखो टोटल टाइम तो आपको पता है 2 सेकेंड दिया गया है. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है. देखो किसी भी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है. ठीक है, ये पूरे सर्कल की अगर बात कर रहे हैं तो ये तो इसका डिस्टेंस हो गया 2πr. बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो तो यही होगा आपके पास ए से लेके बी तक. ठीक है, तो अभी हमें देखो इतना एंगल जो है 120 डिग्री दे रखा है. ठीक है, अब अगर मैं ये वाला वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लूँ और उसका डबल कर दूँ तो वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मेरे पास एक एंगल दिया गया है. बेसिकली उसने हिंट दे रखा है आपको 120 डिग्री का. अगर पूरा एंगल 120 का है तो ये हाफ कर दूं अगर मैं इसको, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, अगर ये 60 का है तो ये 90 का हो जाएगा भाई. ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 90 का हो गया. इसको आप पॉइंट दे दीजिए, सी पॉइंट दे दीजिए. ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे आप. ठीक है, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखूँगा इसका, ये हो गया आपके पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो मैं साइन 60 डिग्री लिखूँगा. ठीक है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. मतलब AC ओवर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसको पॉइंट O दे देंगे आप, OA. ठीक है भाई, ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा. AC ओवर R दिया गया हमें. ठीक है, तो मेरे पास AC का वैल्यू आ गया √3/t इंटू R आ गया. मतलब इसका जो वैल्यू मेरे को पास निकल के आया वो कितना आ गया भाई, √3/2 इंटू R हो गया भाई. ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर √3/2 R है और इसका रेडियस सेम है, जितना ये है उतना ये है, तो ऑब्वियसली बात है तो ये भी जो वैल्यू आएगा ये भी √3/2 इंटू R आ जाएगा. तो टोटल वैल्यू जो आएगा मेरे पास AB वो किसके बराबर आएगा, AC प्लस BC के बराबर. ठीक है, मतलब ट्वाइस ऑफ √3/2 इंटू R आ जाएगा भाई. ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया है. ठीक है, और आपको R का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है. ये बेसिकली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जो इसका वैल्यू आएगा √3 मल्टीप्लाई 21/22 आ गया भाई. ठीक है, इसको वैल्यू आप उठा के ये वाला जो वैल्यू आया है इसको आप सिंपली यहाँ रखेंगे तो ये मेरे पास ओवर 22 आ जाएगा. तो मतलब √3 मल्टीप्लाई 21/44 आ जाएगा. तो ये मेरे पास V एवरेज आ चुका है. इसको आप आगे लिख लेंगे भाई 21 को. ठीक है, तो ये आपका सिंपली वैल्यू जो है आ चुका है जो कि आपको कैलकुलेट करना था. तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. देखेंगे भाई क्या बोल रहा है आपको. एक पार्टिकल मूव्स इन ए XY प्लेन at time t equal to 0. particle is at 1 meter 2 meter and has a velocity 4 I cap plus 6 J cap, and at t is equal to 4 second particle reaches at 6 meter
4 मीटर एंड हैज़ वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस यहाँ पे 10 लिखा है भाई, 10 जे कैप है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको बता चुका हूँ पहले, ये सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, ठीक है। बस सबसे पहला काम आपको फॉर्मूला और उसका रिलेशन जो है वही लगाना है, ठीक है। बस उससे में ही आपको जस्ट एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे वी एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। तो वी एवरेज का जो मेरे पास फॉर्मूला है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है, ठीक है भाई। अब मेरे को इतना पता है कि मेरे पास जो फॉर्मूला इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम है। तो देखो टोटल टाइम, देखो पहले अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या रहता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट रहते हैं वो आपको पता है कि वो मीटर रहते हैं, ठीक है। जिसे आप लेंथ बोलते हैं, लेंथ के जो यूनिट हैं वो मीटर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मीटर की फॉर्म में जो वैल्यू दिया गया है वो ये दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है एक तो ये है क्योंकि ये मीटर की फॉर्म में है, और एक डिस्प्लेसमेंट ये है 6 मीटर 4 मीटर, ठीक है। ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। ये आप तब निकालेंगे जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालें, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन वी एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपके पास, ये आएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। सिमिलरली इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है भाई। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है भाई। तो वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा और टोटल टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 + 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको आप माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। फाइनल कितना आपके पास 6 आई कैप है और ये कितना आपके पास 1 आई कैप है, मतलब 5 आई कैप हो गया। और ये कितना हो गया 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप, मतलब 2 जे कैप हो गया भाई, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। 5 आई कैप प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 जे कैप ओवर 4। तो यही आपका इसका आंसर हो गया जो कि आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है भाई। समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वी एवरेज निकालना था तो याद रखना होगा डिस्प्लेसमेंट सबसे पहला काम आपको रिलेशन लगाना है, और रिलेशन के बाद देखना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब रहता है मीटर, ठीक है। जो उसका लेंथ है, लेंथ के जो यूनिट रहता है मीटर, तो मतलब ये वाला टर्म दिया गया है, ठीक है भाई। आगे देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम रहता है, ठीक है। टोटल टाइम रहता है आपके पास। अब टोटल वेलोसिटी क्या आएगा आपके पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी, ठीक है। और टाइम कितना आपके पास यहाँ पे 4 + 0, ठीक है। तो फाइनल जो वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे आपके पास 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप है, ठीक है। सिमिलरली इनिशियल कितना है 4 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 आई कैप माइनस 4 आई कैप, मतलब माइनस का 2 आई कैप हो गया। फिर 10 जे कैप माइनस 6 जे कैप, कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 जे कैप, ठीक है भाई। समझ आ गया होगा, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो माइनस का 2 आई कैप डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 4 जे कैप, ठीक है भाई। तो यही आपको कैलकुलेट करना था। समझ आ गया होगा, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। एक और पार्ट दिया गया, थर्ड पार्ट, इसमें बोल रहा है कि आप ये जो गिवन डाटा है इससे आप एवरेज स्पीड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कैलकुलेट कर सकते। देखो आप एवरेज स्पीड का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डाटा जो है हमें, मतलब एक्चुअल जो पाथ है वो गिवन नहीं है,
ठीक है। पहले तो वो बोल दे रहा है 1 मीटर 2 मीटर टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और उसका वेलोसिटी बोल दे रहा है। दोनों चीज़ें दे दी उसने, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसने आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया और वेलोसिटी भी दे दिया। फिर 4 सेकंड के ऊपर 6 मीटर 4 सेकंड फिर से डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वेलोसिटी दे दिया। तो यहाँ से आप स्पीड जो है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यही इसका आंसर है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भाई, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 2 डायमंड्स बिगिन ए फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम सेम हाइट 1 सेकेंड अपार्ट। इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपके पास 2 डायमंड की बात करी गई है, ठीक है, और वो उनका फ्री फॉल और रेस्ट से चल रहे हैं, ठीक है, सेम हाइट से चल रहे हैं और 1 सेकेंड अपार्ट है। मतलब एक डायमंड आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, और एक डायमंड आपके पास यहाँ से है, ठीक है भाई, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड है, ठीक है भाई। आपके पास ऐसा बोल दे रहा है सेम सॉरी यहाँ पे बोल दे रहा है कि आपके पास ये 1 सेकेंड जो है, जो दूसरा डायमंड जो है वो 1 सेकेंड बाद में छोड़ा जा रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। मतलब ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ कि जो दोनों के बीच का वैल्यू जो है वो आपके पास 10 मीटर दिया गया। देखेंगे आपके पास हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट डायमंड बिगिंस टू फॉल विथ 2 डायमंड्स टू बी 10 मीटर अपार्ट। अगर ये दोनों डायमंड्स के बीच का दूरी जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, और दूसरे डायमंड को वो 1 सेकेंड बाद में छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये कितने टाइम बाद गिरेगा वही आपको कैलकुलेट करना। जब भी आपके पास हाउ लॉन्ग लिखा होगा तो वहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना रहेगा। याद रखेंगे बात, जब भी हाउ लॉन्ग लिखा आएगा तो आपको टाइम कैलकुलेट करना रहेगा। तो कितने टाइम बाद दूसरा डायमंड जो है वो गिरेगा अगर वो दोनों सेम हाइट पे हैं, ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें देखो हाइट की बात करी गई है, तो सिंपली आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। पहले के लिए मैं लिखूंगा S1 के लिए, पहले डायमंड के लिए दोनों रेस्ट से हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है। S1 का वैल्यू जो आया हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू S1 का हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। कुछ उसी तरीके से दूसरे डायमंड की बात कर लेंगे। दूसरे डायमंड के लिए भी S2 का वैल्यू हाफ यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर आप लगाएंगे, ठीक है, इसका वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ जी। अब देखो टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू उसने बोला कि दूसरे डायमंड को पहले डायमंड से 1 सेकेंड पीछे छोड़ा जा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड पीछे छोड़ा जा रहा है, मतलब यहाँ पे t-1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो दूसरा डायमंड है उसको 1 सेकेंड पीछे छोड़ा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे t-1 जो है वो लिखूँगा। सो S2 का वैल्यू आया वो कितना आ गया मेरे पास, हाफ ऑफ जी इंटू t-1 का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है, बात समझ आ गई। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। मतलब S1 माइनस S2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर। इसका वैल्यू जो है वो 10 मीटर दिया गया है भाई, ठीक है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है भाई। हाफ ऑफ टी माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो है यहाँ से 2 कॉमन निकल के आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 20 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप 20 है तो यहाँ पे 10 का g का वैल्यू पुट करेंगे, t-1 का स्क्वायर जो है आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, ठीक है। 10 से ये कट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 2 आ गया मेरे पास, टी स्क्वायर माइनस t-1 का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वही आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे प्लस का आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2t तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको आप
सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, इधर जाके ये कितना हो गया 3 हो गया, इज इक्वल टू 2t हो गया भाई। तो t का वैल्यू 1.5 सेकेंड आ गया भाई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यही आपको कैलकुलेट करना था, टाइम का वैल्यू जो है आपको निकालना था, कितने टाइम बाद जो है दूसरा डायमंड जो है वो गिरता नज़र आएगा। तो 1.5 सेकेंड होगा, मतलब पहले डायमंड से 1.5 सेकेंड बाद में गिरेगा वो। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। Two bodies are projected vertically upward from one point with the same velocity v naught. Second body is projected t naught second after the first. How long after will the two bodies meet? इसमें मतलब बात करी गई है भाई दो बॉडीज़ की। ठीक है, ऐसा मानिए कि वो बोल रहा है कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं और वो एक ही पॉइंट से आप प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, और उनका वेलोसिटी दोनों का v नॉट है। ठीक है, वो ऐसा बोल रहा है कि जो सेकेंड बॉडी है ये आपके पास अगर फर्स्ट बॉडी है जो दूसरी बॉडी है वो आफ्टर टी नॉट सेकेंड प्रोजेक्ट करी जा रही है। ठीक है, टी नॉट सेकेंड के बाद प्रोजेक्ट करा जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो कितने टाइम बाद, हाउ लॉन्ग का मतलब रहता है, आपको पहले ही बताया, हाउ लॉन्ग का जब भी बात बोलता है तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो कितने टाइम बाद ये दोनों बॉडीज़ आपस में मीट करेंगी ऊपर जाते टाइम। ठीक है, ये इसने सिंपली बात करी गई है। ठीक है, तो बात यहाँ पे हाइट की आ रही है, तो मैं सिंपली पहले S1 के लिए लिखूंगा इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे S1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपको दे रखा है, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बॉडी जो है ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, तो माइनस का जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे के लिए भी लिखेंगे भाई, इधर लिख लेंगे थोड़ा सा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब S2 इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस का टी नोट हो जाएगा क्योंकि दूसरी बॉडी को टी नोट सेकेंड बाद प्रोजेक्ट करा जा रहा है, और यहाँ पे फिर से माइनस आएगा और यहाँ पे फिर से टी नोट स्क्वायर आ जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, क्लियर है इतना। ठीक है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। अब आप ऐसा कह सकते हैं, देखो ना तो आपके पास S1 का वैल्यू दिया है ना ही आपको S2 का वैल्यू दिया है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जब बॉडी दोनों ऊपर गई होंगी, दोनों मीट करी होंगी, तो वो दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम रहा होगा, क्योंकि वैसे भी आपको डिस्टेंस जो है वो गिवन नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है, मैग्नीट्यूड उनका वो सेम रहा होगा। ठीक है, तो आप दोनों को इक्वेट कर देंगे, S इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो बराबर है आपके पास किसके, यहाँ पे V नॉट है, V नॉट है, V नॉट है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ओ। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से V नॉट टी और हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर जो है वो कैंसिल होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। सो V नॉट टी यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर है, वो बराबर है किसके, V नॉट टी माइनस ऑफ V नॉट इंटू टी नॉट हो गया भाई। इसको आप खोलेंगे, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, यहाँ पे इस फॉर्मूला खोलेगा पहले तो टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस का जी टी स्क्वायर प्लस का टी नॉट का स्क्वायर, अब बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस का टर्म आएगा। सो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भाई, हाफ ऑफ जी नॉट टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, भी माइनस टू टी इंटू टी नॉट, माइनस का आएगा, बाहर माइनस एक और पड़ा तो यहाँ पे प्लस का जी नॉट टी नॉट इंटू टी आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बात समझ आ गई। ये टर्म इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से माइनस का
वी नॉट इंटू टी नॉट हो गया माइनस ऑफ ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपके पास, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा वी नॉट टी नॉट प्लस का कितना हो जाएगा इज इक्वल टू जी नॉट टी नॉट, जी इंटू टी नॉट इंटू टी, ये टी नॉट से टी नॉट कैंसल हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या बच गया आपके पास वी नॉट प्लस हाफ जी इंटू टी नोट का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू जी टी, ठीक है भाई। तो यही आपका मेनली आंसर हो जाएगा, यही आपको कैलकुलेट करना था भाई। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। बड़ा इजी है, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। यही आपका इसका टाइम जो है निकल के आ गया, इतने टाइम बाद जो दोनों बॉडी जो आपस में मीट करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है भाई। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर when it crosses a point 5 meter below 1 point, another stone is fall from point 25 meter below the top. Both stones are reach the bottom simultaneously. Find the height of a tower. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है इसमें, दो स्टोन की बात कर दे रहा है, ठीक है। अब वो बोलता है कि भाई एक स्टोन जो है ड्रॉप करता है टावर से, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे टावर है, ठीक है। ये मेरे पास एक टावर है जिसका हाइट h है, ठीक है। तो पहला स्टोन जो है वो यहाँ से ड्रॉप करा जा रहा है, ठीक है भाई। जो ड्रॉप करता है, अब जैसे ही वो 5 मीटर को क्रॉस करता है, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये इसका हाइट जो है वो 5 मीटर है। अब वो जैसे ही 5 मीटर से क्रॉस करता है बिलो द टॉप ऑफ द टावर, उसके बाद एक और स्टोन की बात करते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है वो 25 मीटर बिलो द टावर वहाँ से ड्रॉप करा जाता है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ तक जो है मेरे पास जो वैल्यू है वो 25 मीटर हो गया। ये मेरे पास 25 मीटर आ गया भाई। अब यहाँ से एक स्टोन जो है ड्रॉप करा जा रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से स्टोन ड्रॉप करा जा रहा है, बी हो गया, ठीक है। इसको आप ए मान ले, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि अब दोनों स्टोन जो है वो साथ में गिरते हैं, तो आप टावर का हाइट जो है वो कैलकुलेट करिए। बड़ा सिंपल है। देखो जो इसका ये वाला हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 25 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है। मतलब कहने का मेरे पास ये हाइट तो दिया हुआ 25 मीटर, ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं इसको S2 मान लेता हूँ और इसको यहाँ से S1 मान लेता हूँ। मतलब कहने का 25 मीटर मेरे को यहाँ से यहाँ तक तो पता है। अगर मैं ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, मतलब S2 कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरे पास टोटल हाइट निकल के आ जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है टावर का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन का यूज़ करेंगे सिंपली S1 और S2 का, ठीक है। तो आप सिंपली पहले S2 का वैल्यू लगाएंगे ut प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर, ठीक है भाई। पहले मैं S2 का लिख लेता हूँ क्योंकि S2 का ही हमें कैलकुलेट करना है मेनली। तो देखो अब S2 इज इक्वल टू ut। अब यहाँ से ड्रॉप करा जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो दूसरा स्टोन है वो यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये हाफ ऑफ GT स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो S2 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर ही रखें आप इसको, ठीक है भाई। एक तो ये वाला वैल्यू हो गया मेरे पास। अब दूसरी बात, अब देखो ये वाला वैल्यू आ गया है, अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप ये वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है
कि ये वाला वैल्यू 25 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, मतलब कहने का S1 में से S2 को अगर माइनस कर दें तो 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं S1 का वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ओ GT स्क्वायर। ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया आपके पास। अब इसका वैल्यू जो है UT S1 के लिए, जो इसका जो वैल्यू है UT का, U का वैल्यू जो है हमारे पास नहीं है। ठीक है भाई, तो इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए जब वो क्रॉस करेगा तो उस केस में उसका वेलोसिटी कितना रहेगा वो आपको कैलकुलेट करने का। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH है। ठीक है भाई, अब U स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, जब ऊपर से फेंकेंगे तो रेस्ट पे था तो 0 आ गया। अब 2 इंटू 10 इंटू 5 हो गया, हाइट का वैल्यू 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 100 आ गया भाई V स्क्वायर। तो मतलब V का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड आया, मतलब 5 मीटर की दूरी तक जो इसका वेलोसिटी आया यहाँ पे, अब जो इसका वेलोसिटी आया वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया भाई। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अब इसका वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि जब ये क्रॉस करा था तो इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी आ गया था, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। सो S1 इज इक्वल टू 10 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ठीक है भाई, S1 का वैल्यू आ गया, S2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको S1 माइनस S2 कर देंगे, S1 माइनस S2 मतलब 10t, यहाँ पे कितना है, ये आपके पास हाफ ऑफ GT स्क्वायर माइनस 10t माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है भाई, इससे ये कट हो जाएगा और इनका वैल्यू कितना है 20 है। ठीक है भाई, S1 में से S2 माइनस कर दिया तो 20 मीटर आ गया, माइनस ऑफ 10t आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, S1 माइनस S2। ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये टर्म जो है इधर आना था, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो t का वैल्यू 2 सेकेंड आ गया भाई। ठीक है, अब ये t का वैल्यू आ गया आपके पास, इसको उठा के इसमें चाहे पुट कर दे, चाहे आप S1 में पुट कर दे, तो जो S2 का वैल्यू मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 10 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास 2 2 4 डिवाइड बाई 2 220 मीटर हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ आ गई। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, S2 ही तो कैलकुलेट करना, तो S2 जो है वो आ गया है। ठीक है भाई, S2 का वैल्यू 20 मीटर है और इसका वैल्यू कितना है 25 है, 45 मीटर जो है इसका वैल्यू आ चुका है। ठीक है भाई, जैसे जैसे बातें करता है वैसे वैसे आपको लिखते जाना। पहले S2 का लिख लिया, मेनली हमें S2 का ही तो कैलकुलेट करना था, तो S2 को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली बाकी सारा हमने ये करा है। ठीक है, S2 का कैलकुलेट करना था तो हमने S2 कैलकुलेट के टाइम निकालने के लिए सिर्फ हमें ये चीज़ें करनी पड़ी हैं, तो इसीलिए हमने पहले S1 का निकाल लिया। अब S1 का देखा तो वहाँ पे U नहीं था, तो U निकालने के लिए हमें, ठीक है, V स्क्वायर का इक्वेशन का यूज़ करना पड़ा, तो वहाँ से V आ गया, वो हमने यहाँ पे पुट करा है भाई। क्लियर है? तो ये थे 5 क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से।